बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है दूसरों के बारे में, बल्कि मैंने ये कहना है कि दूसरों के बारे में बात ना किया करें। बेसिकली हम लोग नेचुरली, हमारे कल्चर का ये एक हिस्सा है कि हम दूसरों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका पोलर ऑपोजिट है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात से ही ताल्लुक़ रखता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात करूँगी वेस्टर्न कल्चर की। वेस्ट में आप नोटिस करते हैं कि लोग जो हैं, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे होंगे। लिटरली ये एक दरवाज़ा होगा, साथ उसके लिटरली कोई 20 फीट पे अगला दरवाज़ा होगा, फिर अगला दरवाज़ा होगा, और लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके राइट और लेफ़्ट साइड पे या फ्रंट पे कौन रहता है। घर तो बहुत दूर की बात है। फिर अपनी ज़ात तक ही रहते हैं। ज़्यादातर उनका फोकस होता है कि मैं और मैं और मैं। हमारे यहाँ एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली कल्चरली भी, किसी भी मज़हब से आप बिलोंग करें, पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग अपने हमसायों पे, नेबर्स पे बड़ी तवज्जो रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके बारे में केयर करते हैं। लेकिन हमारी बाउंड्रीज़ नहीं है। एक लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जो हम सारे, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक औरत है, एक्सपेक्टिंग है, प्रेग्नेंट है, उसका बेबी होने वाला है, उसका पेट निकला हुआ है। किसी भी जगह पे वो जाएगी, गेट टुगेदर, जीटी, व्हाटएवर, तो अगर सारी नहीं तो कम से कम आधी ख़वातीन ज़रूर जाके पेट के ऊपर हाथ रखेंगी और कहेंगी, हाय सदके, बेबी कब ड्यू है, क्या है। अब सोचने की बात है व्यूअर्स, किसी भी इंसान को टच करने से पहले उसकी इजाज़त लेनी चाहिए। लेकिन जब औरत एक्सपेक्टिंग होती है तो ना कोई पूछता है ना कोई देखता है। इसी तरह बच्चों को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कोई भी घर में अगर मेहमान आए, तो ख़वातीन की हद तक तो अगर वो बच्चों को गले लगा के मिलें तो वो एक ठीक बात है। लेकिन जब कोई अननोन मर्द आपके बच्चों को पकड़ पकड़ के चूम रहा होता है, बेटियों को, बेटों को, तो आपको तो ऑड लगता है, सो लगता है बच्चों को बड़ा अजीब लगता है। जब तक बच्चों का एक कंफर्ट जोन नहीं है और वो कंफर्टेबल नहीं है, रैंडमली बच्चों को नहीं टच करना चाहिए। मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि बच्चों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा होता है, और कुछ बच्चों का मिजाज भी ऐसा नहीं होता। और व्यूअर्स, एक तरफ हम बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखा रहे होते हैं, दूसरी तरफ खुद बच्चों को स्ट्रेंजर्स की तरफ धकेल रहे होते हैं कि आप इनको गले लगा लें, इनको चूम लें। सो व्यूअर्स, बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बारे में केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। आपके हमसायों में कोई बीमार है, किसी तकलीफ़ में है, उनसे पूछ के उनके जाके उनकी आदत करना, उनका ख्याल करना। बड़ी दफ़ा ऐसा भी होता है, कोई इंसान बीमार होता है, हम लोग उनके घर में घुसे चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि अगला बंदा कितनी तकलीफ़ में है, किस टेंशन में है, आराम कर रहा है, किसी को मिलने का मूड भी है कि नहीं, ज़बरदस्ती तकलीफ़ की हालत में। मुझे भी ये बात बड़ी ही ऑड लगी। आई रिमेंबर कि मेरा बेटा हसन जब पैदा हुआ, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, प्री मैच्योर था, 1 महीना टाइम से पहले पैदा हुआ, उसको ब्रीदिंग के इश्यूज़ भी थे। अब बार बार लोग मिलने के लिए आए और हर बंदा कहे हमें गोद में उठाने दो, गोद में उठाने दो। फाइनली मुझे 1 हफ्ते के बाद हसन के पैदा होने के, जब एक दफ़ा हम हॉस्पिटल से आ गए, पहले तो वो इंक्यूबेटर में था कुछ दिन, फिर घर लेके आई, बाकायदा लोगों को मना करना पड़ा कि जी बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है, आप 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आ जाएं, ज़रा सा बच्चे को सेटल होने दें। लेकिन लोगों ने बड़ा माइंड किया इस बात को। व्यूअर्स देखें, अगर 40 दिन का टाइम पीरियड एक औरत को दिया जाता है जिसमें वो अपने घर जाए, अपने या इन लॉज में हो या अपनी अम्मी के घर हो, और वो टाइम उसने रिकवर करने के लिए लेना है, उसमें अगर बार बार लोग आएंगे, बार बार आएंगे, और ऊपर से एक नौज़ायदा बच्चे को बार बार अपनी भी बीमारियों से एक्सपोज करेंगे, लोग तो नहीं लिहाज करते। खांसी ज़ुकाम में किसी बीमार बंदे को मिलने के लिए चले जाते हैं, वो बंदा ऑलरेडी बीमार, तकलीफ़ में, उसको मज़ीद और बीमारी हो जाती है। तो ये तो बाउंड्रीज़ की बात हो गई। जो मेन बात मैंने करनी है ना व्यूअर्स, वो ये है कि प्लीज़ एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पे और पर्सनल मामलात में इतनी ज़्यादा नज़र ना रखें कि दूसरे बंदे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। क्योंकि एक तो लोग नज़र रखते हैं, फिर उसके बाद गॉसिप करते हैं, गीबत करते हैं, और बड़ी दफ़ा बहुत तान भी लगाते हैं। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हो चुका है। बाहर से पढ़ के आई, बड़ी क्वालिफाइड थी, तो उसको एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ। अब मसला ये है कि जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, उसका मेन काम था अमेरिका और कनाडा के साथ, यानी कि जिस वक्त हमारे यहाँ रात होती है वहाँ पे दिन होता है।
तो उसने जॉब टेक ऑन की। अब ऑफिस में जाके, मतलब ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम तो बाद में शुरू हुआ है ना, उसको हर रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था, शाम को वो दफ्तर जाती थी और सुबह वापस आती थी। जॉब अच्छी थी, पे भी बड़ी अच्छी थी। अब उसके घर वालों को तो पता था कि वो जॉब क्या कर रही है, मतलब घर से जाती थी, साथ घर का ड्राइवर जाता था, पुराना उनका बंदा, वापस भी उसको वही लेके आता था। लेकिन हमसायों ने बातें करनी शुरू कर दी, टू अ पॉइंट वेयर एक, मतलब 2 घर छोड़ के जो एक खातून थी, उन्होंने घर आके उसकी अम्मी को ये कहा कि देखो तुम्हारी बेटी का जो ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं किसके साथ कहाँ रातों को जाती है, किस टाइम सुबह वापस आती है, बड़ी अजीब सी बात है। और हम सारे मोहल्ले वाले इस बात पे बड़े परेशान हो रहे थे कि क्या तुम्हें होश भी है कि तुम्हारी बेटी क्या करतूत कर रही है। अब मुझे बताएं व्यूअर्स, ये कोई बात है करने वाली? अगर आपको बड़ी क्यूरियोसिटी है, बड़ा ही आपको ज़ोर से ये बात आई हुई है कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, तो आप जाके पूछ लें। पूछा नहीं, जाके उस बच्ची की माँ को ये कहा, और ऑब्वियसली उसकी मदर परेशान हो गई। वो तो शुक्र है कि उसके अब्बू बड़े एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आदमी है, उन्होंने घूम के अपनी वाइफ को कहा कि भाई तुम चुप करो, तुमने बताया नहीं? तो उसने कहा हाँ मैंने बताया कि वो रात को इस तरह जॉब करती है। तो उस पर भी उस खातून ने आगे से घूम के कहा हाँ लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, बच्चियों को रात को ना अंधेरा होने से पहले घर आ जाना चाहिए। तो बाप ने आगे से घूम के कहा कि हमने इसको जब बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, तब तो हम ये नहीं चेक करते थे किस वक्त रात को आ रही है, क्या कर रही है क्या नहीं। अब वो जवान जान बच्ची है, 25 साल की हो गई है, अगर उसको एक अच्छी जॉब मिली है और वो इतने पैसे कमा रही है कि हम सारे घर वाले मिलके नहीं इतने कमा सकते, तो हम उसे कहें तुम नौकरी ना करो क्योंकि हम सायों को बुरा लग रहा है। तो व्यूअर्स, इन चीज़ों से हमने थोड़ा इज्तनाब करना है। किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या उनकी पर्सनल लाइफ चल रही है, किसी का ख्याल रखना, किसी की तकलीफ़ में उसके साथ खड़े होना, किसी के सुख में उसको जाके मुबारकबाद देना, किसी की खुशी को उसके साथ एंजॉय करना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मीडिया की फील्ड ऐसी है व्यूअर्स, हमारी शूट का स्केड्यूल, ड्रामे की शूट जब होती हैं तो टाइम होता है 10 से 10 का। ये अब हुआ है, पहले ऑब्वियसली अगर रात के लेट नाइट के व्यूअर सीन शूट होने हैं, कि रात के 6 सीन शूट होने हैं, तो जाहिर ही 12-1 बजेंगे। तो जो बच्ची अपना काम करके रात के 12-1 बजे घर जा रही है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि पता नहीं क्या कर रही है, ये तो बड़ी बदकिरदार है, इसने तो ये, इसने तो वो, ये बातें बहुत बहुत दकियानूसी हैं। और हमें ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना पड़ेगा व्यूअर्स, स्पेशली एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर ज़्यादातर काम और ड्यूटीज़ जो हैं वो नाइट की होती हैं। अगर बाहर का काम है, इंटरनेशनल काम है, आप ट्रेडिंग का काम करें, कुछ और करें, तो वो तो टाइमिंग्स ही कुछ और होते हैं। एंड रिगार्डलेस व्यूअर्स, अगर किसी की बच्ची सारी सारी रात बाहर रहती भी है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? आपकी पर्सनल लाइफ में उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर लोगों के घरों में जाके देखना कि हाँ फलां की बहू तो जॉब करती है और पता है वो तो सारा सारा दिन काम पे जाती है, ना कोई घर के काम करती है ना ये करती है। ओ भाई, वो आपकी बहू तो नहीं है। अगर उसके ससुराल को कोई इशू नहीं है तो आप बातें कर करके उसके इन लॉज में इशू क्रिएट करना चाहते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, नई नई बच्ची की शादी होती है, हमारे यहाँ एक और जानने वाली के साथ ऐसे ही हुआ। उसकी शादी हुई, लोगों ने बातें कर करके उस बच्ची की नौकरी ही छुड़वा दी। मतलब सास ने और ससुर ने बाकायदा उस बच्ची के पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा कि भाई हाँ हमने कहा था कि बच्ची अगर जॉब करती है हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है। और उसकी जॉब क्या थी? वो डॉक्टर थी, इमरजेंसी रूम में वो डॉक्टर थी। कितने लोगों की वो बच्ची जान बचा सकती थी, उसको घर बिठा दिया। वाई? हमें क्या इशू है व्यूअर्स? कोई क्या करता है, आप सोशल मीडिया पे भी देखें, कोई अपनी पोस्ट लगाता है, कोई पर्सनल चीज़ लगाता है, हर बंदा उसके ऊपर कमेंट करता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मज़े का कंटेंट लगाओ, मीडिया वालों के साथ अक्सर होता है, क्रिकेट के लोगों के साथ होता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ, सिंगर्स के साथ ये बड़ा होता है। अगर कोई भी उन्होंने पर्सनल चीज़ लगा दी, अच्छा अगर कोई नोन पर्सन है, चाहे वो पुलिस की फील्ड में है, किसी और फील्ड में, तो बस ढूंढना है कोई चीज़ तनकीद करने के लिए। 100 अच्छी चीज़ें अगला बंदा कर रहा होगा, वो कोई नहीं नोट करेगा, सिर्फ उस चीज़ को पिक किया जाएगा या पिन पॉइंट किया जाएगा जो शायद बेध्यानी में। व्यूअर्स, हम में से कौन सा इंसान ऐसा है जो परफेक्ट है? कौन सा ऐसा शख्स है इस पूरी दुनिया में जिसमें कोई ऐब नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तो मैं नहीं किसी के बारे में जानती। तो अगर हर इंसान में ऐब है, हर इंसान गलतियों का पुतला है, अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? दूसरों के ऊपर क्यों नज़र रखते हैं? और सबसे बुरी बात यह कि दूसरों पे नज़र रख के, दूसरों के बारे में फजूल बातें कर करके, अच्छा उनसे जब मिलेंगे तो बड़े ही प्यार से मिलेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी से मिलेंगे,
व्यूअर्स मुझे याद है मैं सहरी ट्रांसमिशन और रमज़ान ट्रांसमिशन एक निजी चैनल में एक ज़माने में बहुत अरसा पहले कर रही थी। अब ऑब्वियसली सहरी ट्रांसमिशन के लिए आपने सहरी के टाइम से घंटा डेढ़ 2 बजे सुबह मुझे याद है उस वक्त निकलना पड़ता था घर से। 4 बजे ट्रांसमिशन होती थी, 6 बजे तक चलती थी और फिर मैं वापस आती थी। फिर कुछ घंटे से होती थी, फिर इफ्तार की ट्रांसमिशन के लिए 2 बजे फिर घर से दोपहर को निकल जाती थी। ना दिन का होश ना रात का होश। हमज़ा को मैं साथ ले जाया करती थी, उस वक्त हमज़ा बहुत छोटा था, मैं सिंगल मदर थी। इतनी हमसायों ने अजीब बातें की। मुझे याद है मेरी उस वक्त जो नेबर थी एक आंटी, उन्होंने मुझे बुलाया घर कि बेटे मैंने तुमसे बात करनी थी, ये जो तुम अजीब अजीब टाइम पे निकलती हो, भाई बात बड़े लोग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ, मतलब इससे ज़्यादा डिसेंट काम बंदा इस मीडिया में क्या कर सकता है कि आप एक ऐसी ट्रांसमिशन होस्ट करें जिसमें आप सारा टाइम जो है इबादत के स्टेट में होते हैं ना, जब आपको नॉलेज भी मिल रही होती है, आप मतलब हमदे बारी ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे होते, इससे ज़्यादा पॉजिटिव काम क्या हो सकता है। उस पर भी तनकीद, तो बंदा क्या करे, घर बैठ जाए, रोज़ी रोटी ना कमाए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, अगर वो गेट टुगेदर्स करते हैं, अगर वो साथ निकलते हैं, तो हमें इससे क्या गर्ज है। उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। या तो किसी ने आपकी कब्र में जाना हो या आपने किसी और की कब्र में जाना हो, तो फिर तो मुझे समझ आती है बंदे को टेंशन है कि आपने अपने अमाल लोगों की दुआएं लेके जानी है। लेकिन लोगों को प्लीज़ ज़िंदगी अपने अंदाज में अपने ढंग से प्लीज़ जीने दें व्यूअर्स। जब जहाँ तक आपकी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती या माशरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ लोगों के ऊपर तनकीद करने से पहले, कमेंट्स पास करने से पहले या तो अपनी रिसर्च पूरी करें या जाके पूछ लें। लेकिन किसी को टॉर्चर करना, और ये भी जहनी तशद्दुद का ही एक तरीका है जिसे हमने प्लीज़ अवॉइड करना है। दुनिया व्यूअर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें भी अब अपने आप को एटलीस्ट इन पॉजिटिव चीज़ों में ऑन पार लेके आना है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे प्यारी सी हमारी शेफ़ अनम शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा टॉपिक है। हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं दूसरों की ज़िंदगियों में, अपनी इस्लाह नहीं करनी। वो एक टर्म होती है ना जिसमें आप ये कहते हैं कि ना जीना है और ना ही आपने किसी और को जीने देना है। जब आप अभी ये ट्रांसमिशन वाली बात कर रही थी तो मैं अपने आप से उसको इतना रिलेट कर रही थी। लिटरली ऐसे होता है कि जाहिर बात है जब रमज़ान आता है तो मुझे भी बहुत जगह पे एक साथ 3 जगह पे शो करने पड़ रहे होते हैं, तो लेट नाइट भी हमारा रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, शो जो पहले से रिकॉर्ड हो जाते हैं रमज़ान से पहले। तो उसमें इसी तरह सेम एक दफ़ा, जाहिर बात है मैं लेट आती थी, कभी कभी तो बिल्कुल सहरी से आप समझे कि आधा घंटा पहले आ रही हूँ, शाम की गई हुई। तो एक हमारी नेबर में एक आंटी ने कहा कहती समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब अनम आधी रात को घर आती है, मतलब कि मेरे मेकअप हस्बैंड लगा के कित्थों आंदी है और फुल तैयार होकर आ रही है, मतलब इस तरह से। तो मम्मा ने कहा कि वो सहरी ट्रांसमिशन और रमज़ान ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग करा रही है। अब आप यहाँ से देख लें कि लोग आपको किसी हाल में छोड़ते नहीं है, वो जज करते रहते हैं आपको। मैं यहाँ तक भी ये बात भी काबिल कबूल है, आप पूछ लें, खुद तो ना अपनी जजमेंट पास करें ना किसी के बारे में। चलो आंटी ने पूछ लिया ना अम्मी से, मेरा पॉइंट ये है कि अनम पूछते भी नहीं है, और पूरे हमसाए जो हैं, अब बच्चियां फॉर एग्जांपल जो घरों में ड्यूटीज करती हैं, जॉब करती हैं, क्या करें, रोजी रोटी ना कमाएं। बिल्कुल, लड़के भी जॉब्स पे जाते हैं। अब जिस तरह एक लड़का है, मैं जानती हूँ, मेरे पास हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, उसको छोड़नी पड़ी। कहते हैं अम्मी जी को, अब्बू को लोग पूछते हैं कि मैं सारी सारी रात क्या करता हूँ, मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैं नशे करता हूँ रात को। कहते हैं आप ही आगे मेरी शादी होनी है और जहाँ पे रिश्ता हुआ है वहाँ तक ये बात पहुँच गई है। कितने को वेले लोग हैं। और मैंने कहा क्या उसी जगह में रहते हैं आपके ससुराल वाले भी? कहते हैं नहीं आप ही, वो तो शेखुपुरा में रहते हैं। लाहौर में रहने वाले लड़के के ससुराल में शेखुपुरा में ये खबर हमसायों में से ही किसी ने पहुंचा दी कि भाई मुंडा सारी रात बाहर होता है, नशे करता है। बस वही बात है कि आप जो लोग हैं ना वो पहले नेगेटिव एस्पेक्ट पे सोचते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, और उसके बाद उनको शायद जब बताया जाए तो शायद फिर भी उनके माइंड में ये बात आती है थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, अदर देन। खैर अभी हम किचन की तरफ आएंगे। आज अनम्स किचन में अनम क्या बना रही है? अंडे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज नाश्ता बनने वाला है शायद हमारे लिए, लेकिन अंडे आलू भी बन सकता है, क्या पता, ब्रेक के बाद पता चलेगा कि वो क्या बना रही है। लेकिन आज एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की, एक ब्रिलियंट पोइट की डेथ एनिवर्सरी है। आज 15 जनवरी है और आज मोहसिन नकवी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप 1947 में पैदा हुए, एक बहुत ही बेहतरीन पोइट थे।
सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी आपका असल नाम था, पूरा नाम था, लेकिन आपका तखल्लुस मोहसिन था। आपने रोज़नामा अमरोज़ में हफ्तावार कॉलम भी लिखे। आपको नज़म और गज़ल के अलावा सिनफ़ मरसिया में भी कमाल हासिल था। आपकी मशहूर शायरी की बहुत सी किताबें हैं और टू बी ऑनेस्ट अगर उनका नाम लेना शुरू करेंगे तो शो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं ख़त्म होगी। इनकी ब्रिलियंस पे आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आज हम याद कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, बेहतरीन पोइट सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी जिनका असल नाम था। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। आप इस दुनिया से रुखसत हुए थे 15 जनवरी 1996 को। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। बड़ी अजीम और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे अनम्स किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में जहाँ पे हम अब बनाने लगे हैं क्या? आज हम एक बड़ी ही आप समझे कि हम फ्यूजन करने लगे हैं। हम बेसिकली बनाने लगे हैं पीटा ब्रेड एग पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। ये बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है कि ना ब्रेकफास्ट फ्रेंडली एक आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप इसको अपनी हाई टी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने लंच में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आज इसको जिस पर्पज़ के लिए रखा है वो इसलिए रखा है कि आप इसको जो है अपने ब्रेकफास्ट में या बच्चों के जो लंच है स्कूल क्योंकि खुल चुके हैं तो आप उनमें इनको बनाएं। तो मैं आपके साथ पहले इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। चले मुझे बता दें कि मैंने क्या करना। आप सबसे पहले जो है हम चिकन की मैरिनेशन को रेडी करेंगे। तो उसके लिए आप पहले जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा सौते कर लेंगी। जब वो स्लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर जी उसमें तो सारा जी सारा तो स्लाइट गोल्डन जब हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना जो चिकन है जो हमने बोनलेस लिया है। और बोनलेस लेने के बाद हमने बिल्कुल उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और वो छोटे छोटे चंक्स जो हैं बेसिकली हम उसको एज अ पिज़्ज़ा टॉपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जो पीटा ब्रेड है उसके 2 पैकेट, अंडे इसमें 12 अदद जाएंगे, मुर्गी का गोश्त इसमें आधा किलो जाएगा, नमक हस्ब जायका, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, तेल 6 खाने के चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप के करीब, पिज़्ज़ा चीज़ हम इसमें 200 ग्राम यूज़ करेंगे। और वेजिटेबल्स जो है हम 2 अदद शिमला मिर्च इसमें यूज़ करेंगे। आप इसमें टमेटोज़ अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल जो है जो मर्जी डाल लें। जी बिल्कुल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा सौते कर लेना। स्लाइट वो जब गोल्डन हो जाए तो आपने उसके अंदर जो है ये चिकन क्यूब्स जिसको आपने बिल्कुल स्मॉल में कट किया हुआ है वो आपने डाल देने। ऑयल की क्वांटिटी हम इसके अंदर बिल्कुल कम रखेंगे। हम तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर सिर्फ ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ चिकन को अच्छे तरीके से बेसिकली कुक करना है। जब वो कुक हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हम उसके अंदर जो मसाला जाता है वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके अंदर नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी। जैसे ही थोड़ी सी सीजनिंग के साथ हमारा चिकन कुक हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर सॉसेज ऐड कर देंगे। सॉसेज में इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, साथ में इसमें जाएगा चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर डालकर उसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि आपने बिल्कुल आपका चिकन जो है वो ड्राई होना चाहिए। जैसे ही वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम उसको बंद कर देंगे और कोशिश करेंगे अगर आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आएँ तो ही आप उसकी टॉपिंग करना स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके जब आप उसको फर्दर स्टेप्स करेंगे। अच्छा अभी इसमें और क्या डालना है? अब इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ्राई होगा तो आपकी लेफ़्ट साइड पे सीजनिंग पड़ी है उसमें आप सॉल्ट डालेंगी, ब्लैक पेपर डालेंगी और थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल दड़ा मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा उसको कुक करेंगे मसालों के साथ ताकि चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सॉस चलना है? जी सोया सॉस वगैरह जो है हम इसके अंदर एंड में डालेंगे। अच्छा इस पॉइंट पे आप अगर आपको थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर देना है अपने खाने के अंदर तो तिक्का फ्लेवर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला लाइक 1 से 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर तिक्का मसाला जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उससे भी बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाएगा। अब आ जाते हैं स्टेप 2 की बारी। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, एक छोटा पैन इसी तरह का आपने ले लेना है। नॉन स्टिक होना चाहिए, बहुत बेहतर है, उससे जो है क्वालिटी आपके जो पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं उसकी बहुत अच्छी आएगी। आपने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, 2 एग्स लेने हैं, अच्छी तरीके से उनको बीट कर लेना है और बीट करने के बाद आपने उनको फ्राई कर लेना है। जब अंडे दोनों साइड से कुक हो जाए लाइक 80% के करीब
जब 80% वो कुक हो जाएंगे तो आपने ये पीटा ब्रेड की ये जो डाउन साइड है आपने वो उसके उल्टा ऊपर देना है। रख देना है, और वो ताकि थोड़ा सा चिपक जाए उसके ऊपर अंडा। जब वो चिपक जाएगा अंडा उसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको कुक करके, और जो खाली वाली साइड है वो हम नीचे ले आएंगे और एग वाली साइड हम ऊपर ले आएंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के बाद आपकी चिकन की टॉपिंग, साथ में ही हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर का भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम और टमेटोज़ को बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स कट किया हुआ, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, गार्लिक पाउडर और ये काली मिर्च है ना? जी काली मिर्च है, और अच्छा, तो चिली नमक फ्लेक्स। डाल दिया, धड़ा मिर्च डाल दिया। हाँ, बेशक आप अपने हिसाब से जो है फ्लेवर कर लें इसका, बिल्कुल माइल्ड ही हम फ्लेवर रखेंगे क्योंकि हम बेसिकली ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो जब आप बहुत breakfast ज़्यादा हाँ, मिर्चों वाली और चीज़ें- हैवी उस तरह की आप करते हैं ना, तो किसी ने ऊपर से डालनी है तो आप, बिकॉज इट्स बिल्कुल। लाइक अ पिज्ज़ा, आप धड़ा बिल्कुल। मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं। जी टू मच जब आप डाल देते हैं तो फिर उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बहुत फिर खाया नहीं जाता ना। बिल्कुल। जब आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो है रख देनी है, चीज़ डालकर, वेजिटेबल्स डालकर आपने उसके ऊपर लिड दे देनी है। 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो आपका जो है बेसिकली पिज़्ज़ा ब्रेड एग पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। आप अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ एग के साथ जब चूल्हे पे पकाकर उसके बाद आप उसको डायरेक्टली ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा, ऑप्शन है। एक और ऑप्शन भी है। अगर फॉर एग्जांपल चिकन नहीं है, आपने सिर्फ एग के साथ बनाना है, तो आप एग के साथ भी बना बिल्कुल, सकते हैं। बना सकते हैं। आपने यही एग्जैक्ट सारा प्रोसीजर किया, आपने सब्जियां डाल दी, आपने चीज़ डाल दी, आपने चिकन नहीं डाली। बिल्कुल ऐसे, और इसी तरह से अगर आप इसको खाली वेजिटेरियन आपका- टाइप पे रखना चाहते हैं तो आप उसको उसमें भी रख सकते हैं। आप इसको थोड़ी सी फ्लेम बेशक और तेज़ कर लें, हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है। हाँ जी, बिल्कुल फुल पे। बिल्कुल ड्राई। और तो मीनवाइल हम साथ यहाँ में पे सॉस एग्स कर भी डाल लेते देते हैं ना, सोया सॉस हाँ भी जी, डाल ये ले देते डाल हैं। और कुछ डालना है इसके अंदर? नहीं, बस ये इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 सारा डाल टेबलस्पून जी सारा, और 2 ताकि टेबलस्पून अंदर तक ना उसके फ्लेवर चला जाएगा। चिली फिर। सॉस, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर से क्या होता है कि बेसिकली आपका जो चिकन है वो बड़ा ही टेंडर बनता है। नरम होता है। बिल्कुल। अब इस तरफ आ जाते हैं आप सिरका बेशक- इसमें डाला हुआ था। जी, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। तो अब आप इसके अंदर एग्स बनाना स्टार्ट करते नमक हैं। वगैरह डालूं अंडे में? डाल लें थोड़ा सा, क्योंकि वही चीज़ है ना क्योंकि कि वो भी इसके अंदर, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी लगनी है तो उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने बहुत ध्यान से जो हल्का है सा नमक और थोड़ा सा आपने बेशक ब्लैक पेपर डाल दिया। ऑब्वियसली थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आएगा, बट द थिंग अबाउट दिस इज के हाँ फ्लेवर आ जाता है हर चीज़ फ्लेवर आ के जाता अंदर। है। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो सारी देखिए ना, चीज़ें, ब्रेड में कोई फ्लेवर नहीं है ब्रेड उस में तरह कोई से। फ्लेवर नहीं। बिल्कुल। तो ये साइड जो है हम एग के ऊपर रखेंगे ताकि वो स्टिक हो जाए, ये वाली साइड, और इस साइड के ऊपर हम लगाएंगे सारा जो है हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है और टॉपिंग्स हैं और सारा कुछ। डाल अब- दूं पूरा? जी डाल दें, पूरा ही हो आधा? गया। पूरा पूरा पूरा। आप चाहें तो 1 एग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 एग से ज़रा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा आपका ये, तो ज़रा वो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छा, अगर आपके घर फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा चीज़ अवेलेबल नहीं है, अच्छा जुगन आप ही मैं अभी बैठे हुए सोच रही थी एक बात, तो आप उसके अंदर आप हर घर में चिली गार्लिक सॉस तो अवेलेबल होती है, तो आप वो चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको ऑथेंटिक फ्लेवर देना है तो ऑथेंटिक फ्लेवर के अंदर आपने उसको यही करना है कि आप उसको पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। मेरे ख्याल है हर पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर 1 to 2 टेबलस्पून के करीब जो है हमारी सिर्फ पिज़्ज़ा वो लगेगी सॉस, तो ये बड़े अच्छे से जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, ये एयर फ्राई फ्रेंडली भी है, अच्छा, आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कुक होगा एग, तो हम इसको इसके ऊपर जो है वो रख देंगे, और रखने के बाद इस ताकि अंडा जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड के साथ स्टिक हो चिपक जाए। जाए, हाँ। बिल्कुल, अंडा उसके साथ चिपकना ज़रूरी है। अब ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो मैं अब 1 मिनट बाद जो है इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा ब्रेड रख दूँगी। हम 2 पैकेट्स के साथ ये बना रहे, तो तकरीबन 8 पिज़्ज़ा ब्रेड के जो अच्छा, है आप पीटा ब्रेड की जगह अगर पतला बनाना चाहते हैं तो जो फहीता रैप की Wraps। आती है ना, पतली टोर्टिला रैप्स। टोर्टिला रैप्स, आप वो भी जी, लगा हाँ सकते जी लगा दें बेशक। हैं। अब इसके ऊपर आपने ये ऐसे कर हाँ जी ऐसे करके रखें, इसको और रख- इसको प्रेस कर दें ताकि एक्सेस जितना भी है वो निकल जाए। बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से जो है मीनवाइल उधर चिकन भी कुक हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। अच्छा, जो मैं बात आपसे ब्रेक में भी कर रही जी। थी कि मैं एक जगह पढ़ रही थी, ये एक रील भी आई हुई थी जी। कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्या है उसका नाम, नाश्ते में सीरियल वगैरह खाते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, अब बहुत अच्छी सीरियल बात से बता मुराद रही थी। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। फ्लेक्स, मतलब जो भी, जी। मतलब जो भी आप सुबह पानी में दूध में मिक्स करके बच्चों को अपना देते हैं, उससे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है पिज़्ज़ा, नॉर्मल बिल्कुल पिज़्ज़ा। बिल्कुल। तो इस किस्म का अगर आप ब्रेकफास्ट बना लेते हैं
अगर बच्चे नहीं भी खाते तो ये लंच बॉक्स का बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। और जुगन आप, अब तो एक बहुत अच्छी एक और भी चीज़ आ गई है कि अब जो है वो पीटा ब्रेड उसमें भी अवेलेबल है, ब्रांड में भी अवेलेबल है। अगर आप वाइट में नहीं इंजॉय करना चाहते तो आप ब्रांड में भी उसको इंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए। बस अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा सा उसमें भी कुक करना है, जब अभी तो चिकन कुक अभी हो रहा इसमें है। डालें ना चीज़ें, आप डालें। मेरी चिकन तो रेडी है। अच्छा, आई नो आपने कहा था कि ज़रा उसको ठंडा कर लें, बट व्यूअर्स को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना क्विक ब्रेकफास्ट है ये। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम और अगर ये इसको चिकन आपने पहले की रेडी की हुई जी। है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने ये अच्छी तरीके से आपने पूरे पीटा ब्रेड के ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर लेना। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके ऊपर सॉस लगाई है। लगाऊं चिकन? जी लगा दो। बिल्कुल। और मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना हो कि मतलब क्योंकि एग उसमें ऑलरेडी है प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू आर ओके। बिल्कुल। ये और अब मैं इसके ऊपर ये वाली वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। मैंने नीचे से अगर आप देखें तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि अभी जब हम उसको स्टीम में कुक करेंगे तो तब हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बिल्कुल माइल्ड सी, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे चीज़ क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। मतलब यू कैन ऑल्सो हाँ, इफ यू आप वांट टू। अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स ओरेगनो हमने डाल दिया। और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, एक बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आता है। और बेशक आप लास्टली उसके ऊपर थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं लिटिल बिट ऑफ धड़ा में जी। और फिर आपने उसके ऊपर लिड दे देनी है, नीचे से फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है क्योंकि आपकी पीटा ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी कलर जो है वो पकड़ती है और वो जलने के प्रोसीजर में आ सकती है। तो आपने बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है। बेशक नीचे आप तवा रख दें, उससे क्या होगा कि जो है आपकी पीटा ब्रेड बिल्कुल भी जलेगी नहीं और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। इधर जो हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होगा तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली अवन के अंदर भी कुक कर सकते हैं। आपने सारे पीटा ब्रेड को एग लगा लिया इसी तरीके से और उसके बाद आपने सब पे सॉस लगाई, चिकन रखा और सारी चीज़ें वही सेम प्रोसीजर आपने किया तो आपका गुड टू गो हो जाएगा। यू सी इट्स अ वेरी वेरी क्विक रेसिपी एंड इट्स अ वेरी वेरी फीजिबल थिंग। मतलब जो लोग बड़े शौक से पिज्ज़ा खाते हैं, जिनके बच्चे जो हैं और कुछ नहीं खाते, बिल्कुल। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, बच्चों को जब खाने की बात करो तो हर चीज़ से उनको इशू है। वो कहते हैं हमने ये नहीं ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं और खाना, इसमें ऐसे भी उनकी नहीं मर्जी की हर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आपने नहीं बनाना, आपके पास चिकन नहीं अवेलेबल, आप सॉसेजेस ऐड कर दें। आप किसी किस्म की भी कोई भी डेली लाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। नहीं आप चिकन डालें, कोई मसला नहीं। बच्चों को पोटैटोज़ पसंद है तो आप थोड़े से पोटैटोज़ को बेक करके उसके अंदर आप इसको टॉपिंग के तौर पर वो डाल दें। तो ये एक बहुत हेल्दी अब ये देखिए ऑप्शन ना, है। ये टॉपिंग आपकी रेडी हो गई है, ये आपने बना ली और आपने ये इसके पोर्शंस बना के रख लिए, फ्रीज कर लिए। बिल्कुल। कभी आपने ऑमलेट बना लिया, अब इसी तरह आपने अंडा जिस तरह नीचे लगाया है, आप पीटा को स्किप कर दें, बिल्कुल। उसके बीच में आप चीज़ भी डाल दें, आप चिकन भी डाल दें, वेजिटेबल्स भी डाल दें और उसको फोल्ड कर दें। वो आपका बड़ा मज़े का एक बहुत अच्छा सा एक स्पेनिश ऑमलेट टाइप का कुछ बन स्पेनिश मेडिटेरेनियन टाइप ऑमलेट बन जाता है। सो करने को एनीथिंग इज पॉसिबल। और इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि नीचे चूल्हा जला हुआ होता है तो नीचे से क्रिस्पी हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज़ एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इस तरफ आने लगी थी। और आपने ये बताया कि इसको हल्की आंच पे रखने का रीज़न भी यही है क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो पीटा ब्रेड जल जाएगी और ऊपर से चीज़ मेल्ट नहीं होगी। मैंने इसलिए आपको ये तीनों प्रोसीजर बता दिए हैं कि आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। जिन लोगों के पास अवन या एयर फ्रायर अवेलेबल नहीं है वो ईजीली जो है चूल्हे पे बना सकते हैं। अगर आपके पास अवन और एयर फ्रायर है, आप बनाएं और उसके अंदर रखें। विद इन लाइक 1 to 2 मिनट्स जो है आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और एक बात है, थोड़ा सा कलर में फ़र्क आएगा। जो चूल्हे पे बनाएंगे उसके ऊपर इतना ज़्यादा कलर नहीं होगा, लेकिन जो अवन में कुक होगा उसके ऊपर लाइट सा जो है वो देखिए golden बात तो ये कि अल्टीमेटली आपने चीज़ को मेल्ट करना है, हाँ उससे जी। ज़्यादा तो आपका कोई भी बिल्कुल। अब ये काम देखिए, नहीं। अब ये देखिए ना, ऑलमोस्ट चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। हो क्या गई है, हो ही गई है। ये देखिए ना, सारी की सारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। नीचे से एक आप नज़र ऑब्वियसली डालें कि आपका ओके ज़रा कुक हो गया हमारा, आगे 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 वो हमारा नीचे से पीटा भी कुक हो गया। जी बिल्कुल। सो गुड टू गो, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। यहाँ पे हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, ये देखिए, इजी, अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, अमेजिंग ब्रेकफास्ट। अब इससे ज़्यादा मज़े का नाश्ता कहाँ आपको मिलेगा, राइट? और फुल कंप्लीट मील है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बच्चों के हिफाजती टीकों की, इम्यूनाइजेशन की। तो आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपको इंडिकेशन दी कि आज हम बात करेंगे हिफाजती टीकों की, एक्चुअली इम्यूनाइजेशन की, क्योंकि हमारे यहाँ हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं और कतरे भी पिलाए जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है कि इम्यूनाइजेशन या हिफाजती टीके और हिफाजती कतरे ज़रूरी हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये तो पूरी दुनिया में बात प्रूव हो चुकी है कि इम्यूनाइजेशन हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत से बढ़ के उसका बुनियादी हक है। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून से। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकों की जब बात करते हैं या वैक्सीनेशंस की बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को इम्यूनाइज नहीं करते। एक कतरा एक टीका नहीं, ना एक कतरा पिलाते हैं, ना कतरे पिलाते हैं, ना टीके लगवाते हैं। और अगर अस्पताल में पैदा होते ही लगा दिए और करा दिए, वो तो कर दिए, उसके बाद फिर वापस नहीं जाते। इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर? ये बिल्कुल सही है और मेरा ख़्याल है कि ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम में ये आगाही आना कि हिफाजती टीके लगवाना कितना ज़रूरी है। मैं ज़रा सा आपको ये बताता चला जाऊँ कि साफ़ पीने वाले पानी के अलावा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव इंटरवेंशन है जिससे बच्चों की ज़िंदगियां बचती हैं, बीमारियों से वो दूर रहते हैं, वो हिफाजती टीके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है व्यूअर्स कि साफ़ पानी के अलावा का मतलब ये है कि बस आप साफ़ पानी पिला दें तो सब ठीक है। साफ़ पानी हाँ आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है, लेकिन बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हवा से लग जाती हैं, ऐसे ही है, जो टच से लग जाती है, जो फीकल ओरल कांटेक्ट से लग जाती हैं। तो वो सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं, हमारी खुराक में। असल में व्यूअर्स ये नहीं समझ, आई थिंक व्यूअर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में बीमारियां और मसाइल अमेरिका कनाडा से ज़्यादा हैं, यूरोप से ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में अभी भी पोलियो है, बाहर के ममालिक में नहीं है। हम आई थिंक 2 ममालिक रह गए हैं जिनमें अभी भी पोलियो की शरह है। ऐसे ही है जी देखिए, ये ज़रूरी बात है। देखिए, अब अगर हिफाजती टीके लोग लगवाना शुरू करें अपनी जेब से और उसके ऊपर ख़र्चा करना लगें, तो उनको अंदाज़ा हो कि हिफाजती टीके कितने महंगे हैं। लेकिन हुकूमत ने तो ये 12 बीमारियों के अगेंस्ट हिफाजती टीके मुफ्त मुयस्सर हैं, और हिफाजती मराकज़ जो टीकों के मराकज़ हैं ये जगह जगह मौजूद हैं। शहरों में भी मौजूद हैं, नवाही इलाकों में भी मौजूद हैं, देहातों गाँव में भी मौजूद हैं, जो दूर रफ्तादा इलाके हैं उनमें भी मौजूद हैं, जहाँ पे पैदाइश से लेके 15 महीने की उम्र तक के बच्चों को 12 मोहलक बीमारियों से हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। सिर्फ इतनी जहमत करनी है कि वहाँ पे अपने बच्चे को ले जाना है। अब ये जो आपने शुरू में बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बसा औक़ात बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो अस्पताल में किसी में पैदा हो गया तो उसको पैदाइशी हिफाजती टीका तो लग जाता है, उसके बाद उसको 6 हफ्ते पे और 10 हफ्ते पे और 16 हफ्ते पे और 9 महीने पे और फिर 15 महीने पे लेके जाना है। और वो लेके जाने में जब तसाहुल हो जाता है, तो अभी आपको मालूम है आजकल हम बहुत सारे खसरे के केसेस देख रहे हैं। अब वो मीज़ल्स खसरा जिसको आम ज़बान में बोलते हैं, अब वो बहुत सारे हमने देखा कि माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने शुरू के टीके तो लगवा लिए, लेकिन 9 महीने पे उनको याद नहीं रहा, या कुछ सुस्ती हो गई या तसाहुल हो गया, और उसके बाद बच्चे को खसरा हो गया। अब खसरे के साथ उसकी पेचीदगियाँ, नमोनिया, सरसाम और उसकी लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बड़ी जानलेवा हो सकती हैं। जानलेवा हो सकती हैं। लड़के जो होते हैं, अगर जवान लड़कों को हो जाए तो उसमें फिर इनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है, बच्चे नहीं पैदा कर पाते, बड़े मसाइल हैं डॉक्टर साहब। अगर आप राइट जी वो उससे जो मीज़ल्स से रिलेटेड एक और मम्स है उसके साथ बिल्कुल सॉरी ऐसा होता है। मम्स में ये होता है, मम्स के साथ बट ऐसा बात ये होता कि है। ये सारी इतनी इंटर रिलेटेड जी हाँ। चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आपके ख्याल से लोग क्यों नहीं लगाते हिफाजती टीके? एक तो याद ना रहना है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो प्रॉपर पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता है, और वो कहते हैं कि जी हमने नहीं लगाने हिफाजती टीके। देखिए, ये बहुत सारे जिसको हम टैबूज कहते मतलब हैं, मसला क्या है? वहम है लोगों याद है के। कतरे पिलाने लोगों ने एक ज़माने में छोड़ दिए कि भाई उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे नहीं, आगे से जो लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात ये कि सीधी बात है डॉक्टर साहब, अगर इस किस्म की चीज़ एक नेशनल लेवल पे सबको दी जा रही है
तो वो इलीगल चीज़ तो नहीं हो सकती ना, वो कानूनी तौर पे इस किस्म की चीज़ तो हो नहीं सकती, उसमें पकड़ है। देखिए, हम ये कहते थे कि चेचक जिस तरह दुनिया से ख़त्म हुआ वो हिफाजती टीकों की वजह से ख़त्म हुआ, और ज़ाहिर है आज की जनरेशन, इवन हमारी भी जनरेशन से पहले की बात है जब चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स हिफाजती टीकों की वजह से ख़त्म हुआ। तो हो सकता है कि हमें यकीन ना आता हो कि ये तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कोरोना तो ये हमारे सामने की बात है ना। कोरोना आया और सारी दुनिया में फैला और सब लॉकडाउन भी हुआ, सब कुछ हुआ, और एक इंटरवेंशन जिसकी वजह से सब कुछ रिवर्स हो गया, वो इंटरवेंशन हिफाजती टीके थे, वैक्सीन थी। और लोगों ने हिफाजती टीके लगाए क्योंकि लोग पहले सोचते थे एक दफ़ा कोविड हो जाए तो फिर नहीं होता। मैं आपके सामने बैठी हूँ, 3 दफ़ा मुझे कोविड हुआ जी हाँ। और जब तीसरी दफ़ा हुआ तो उस वक्त मुझे एक टीका लगा हुआ था, दूसरे की अभी बारी आनी थी। तो जब दूसरा मुझे उसका टीका लगा उसके बाद से, देखिए बात बड़ी सिंपल है, लोग कहते हैं कि फिर भी कोरोना तो हो गया ना, लोगों को फिर भी होता था, लेकिन व्यूअर्स लोगों की डेथ नहीं हुई। हम ये भूल जाते हैं, जिस तरह टाइफाइड का इंजेक्शन, अब मेरे बेटे हसन को, हमजा को टाइफाइड का इंजेक्शन लगा हुआ था, लेकिन 1.5 साल हो चुका था टीका लगे हुए, हर 2 साल के बाद लगता है, राइट। उसको टाइफाइड का अच्छा, उसको 1.5 साल के बाद हो गया टाइफाइड। मैं बड़ा डॉक्टर से लड़ी, मैंने कहा ये क्या बात है डॉक्टर साहब, इसको किस तरह हो गया? तो अब आप खुद बताएं कि किस तरह हो गया। देखिए, ये बड़ी अहम बात है और आपने इसका जवाब भी खुद ही दे दिया है। हिफाजती टीके 2 मकासद से लगाए जाते हैं। एक तो बीमारी होने का एहतमाल या इम्कान कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखिए 100% कोई भी वैक्सीन नहीं बचाती और ना इसका मकसद होता है कि 100% बचाया जाए। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी शिद्दत कम होती है और उस इन्फेक्शन की वजह से पेचीदगियाँ कम होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पे ना फ़िक्रमंद हों कि जी अगर हमने टीका लगवा लिया फिर भी हमें इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अगर दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो जिस्म का जो मदाफ़ती सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो ट्यून्ड अप हुआ होता है, तो वो फ़ौरन जरासीमों को पकड़ लेता है, जरासीमों की शिद्दत बीमारी की नहीं करने देता और पेचीदगियाँ नहीं करने देता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम हिफाजती टीके लगवाएँ। सो व्यूअर्स, हिफाजती टीके से 100% आप उस तरह से बीमारी से नहीं प्रोटेक्ट होते, लेकिन 100% बीमारी की शिद्दत से ज़रूर प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो होती हैं और इंसान फौत हो जाता है उनकी वजह से। सो एटलीस्ट मौत और सीवियर बीमारी से आप बच जाते हैं। जिन लोगों को ने कोविड के हिफाजती टीके लगवाए, अगर उनको कोविड बाद में हुआ भी तो बहुत हल्का, जैसे कि लाइट ज़ुकाम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। हिफाजती टीकों पे ये कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, इसी वजह से लोग लगाते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं शुरू से, हिफाजती टीकों का सिलसिला कहाँ से और कब शुरू होता है? अच्छा, ये अब हुकूमत, हमारा जो प्रोग्राम है, पैदाइश के वक़्त, पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को BCG यानी कि टीबी से बचाव का टीका लगाया जाता है और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज़ लगाई जाती है और पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। ये पैदाइश के विदिन 24 आवर्स ये कर लेना चाहिए। जो तो बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं उनको ये लग जाते हैं, जो घरों में पैदा होते हैं उनको करीबी मरकज़ में ले जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स से। व्यूअर्स देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि सुबह बच्चा पैदा हुआ और शाम को पेरेंट्स जो हैं फैमिली को घर लेके आ गए, बीवी को, बच्चे को। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वेरीफाई करके निकले कि आज उस दिन में टीके वीके बच्चे को सब लग गए। ज़्यादातर लग जाते हैं, बट 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुझे पता चला कि बच्चे को टीके नहीं क्योंकि उस बच्चा ज़रा अभी अभी पैदा हुआ था, सारा कुछ हुआ, तो शाम को माँ लेके चली गई, तो उस वक्त पीडियाट्रिशियन आया ही नहीं था अभी देखने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वेरीफाई करके निकले कि जी बच्चे को जो टीके शीके सारा कुछ लगने थे वो लग गए। जिनके तो सिजेरियन होते हैं डॉक्टर साहब, आपको पता है बड़ा ऑपरेशन होता है, वो तो 100% बच्चे की सारी चीज़ें होके वहाँ से जाते हैं। लेकिन जिनका सुबह पैदा हो या रात को बच्चा पैदा हो, अगले दिन दोपहर को वो ले जाते हैं, तो कभी कभी ये विंडो मिस हो जाती है। तो आप अपने एंड पे भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, राइट डॉक्टर? बड़ा आसान तरीका है इसके लिए। जब माँ बाप बच्चे को घर ले जाएं तो जैसे हम जो उसको बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके लिए ऊपर बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि जी अगर नहीं भी बनवाया तो अगले दिन जाके बनवाएं, इसी तरीके छोटा सा येलो कार्ड होता है और वो येलो कार्ड बिल्कुल उसमें उर्दू में आसान अल्फाज में लिखा होता है। अगर वो आपके बच्चे को नहीं मिला तो इसका मतलब उसके हिफाजती टीके शुरू नहीं हुए। वो येलो कार्ड सरकारी मरकज़ से ज़रूर ले लें और फिर उसको फॉलो कर लें। ठीक है, एक तो ये पहला हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? जी, उसके बाद 1.5 महीने की उम्र में यानी कि 6 हफ्ते की उम्र में बच्चों को टीके लगते हैं। इसके अंदर एक पेंटावेलेंट का टीका लगता है, इसके अलावा निमोनिया का टीका लगता है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अब जो पेंटावेलेंट का टीका है ये भी देखिए बड़ी अहम बात है। कहने को तो ये एक टीका है लेकिन ये 5 बीमारियों से बचाता है, जिसके अंदर काली खांसी है, तशन्नुज है,
इसमें डिफ्थीरिया है, इसमें हिब एक जरासीम है जो गर्दन तोड़ बुखार भी करता है, कान की इन्फेक्शन भी करता है, नमोनिया भी करता है। और इसी पेंटावेलेट में हेपेटाइटिस बी यानी कि काले यरकान से बचाव का भी टीका है। अब ये देखिए, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हिफाजती टीके जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ कुछ हिफाजती टीके जैसे ये काला यरकान का टीका है, ये लिवर के कैंसर से भी बचाता है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। ये सबसे अहम बात है जो मेरा ख्याल है कि कम इसके ऊपर गुफ्तगू होती है, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अगर हो जाए और वो इन्फेक्शन क्रॉनिक चलता रहे तो बसा औक़ात मरीज़ को कोई अलामात नहीं होती, लेकिन बाद में ज़िंदगी में जाके उसको जिगर का कैंसर हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये इतना अहम है, ना सिर्फ ये इन्फेक्शन से बचा रहा है बल्कि बाद में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से बचाने में भी हेल्पफुल होता है। ये 6 हफ्ते पे लगते हैं और साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना था कि पोलियो का टीका भी लगाया जाता है, वो कब लगता है? जी, उसके बाद जो अगली दफ़ा बच्चा आएगा 10 हफ्ते पे जब बच्चा आएगा उस वक़्त यही वाली रिपीट होंगी जो 6 हफ्ते पे हुई हैं, प्लस उसको पोलियो का टीका भी लगाया जाता है। उसकी भी एक ख़ास रीज़न है, मेरा ख्याल है टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर मैं ये कहूँ कि ओरल पोलियो के साथ जो टीका है वो भी हेल्पफुल होता है। हम कोशिश अब ये कर रहे हैं, जो कि दुनिया में भी ऐसा ही हुआ था, कि हम आहिस्ता आहिस्ता ओरल पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो के कतरों से हम टीकों की तरफ चले जाएं, लेकिन ये स्लो ट्रांजिशन होनी है। और बात ये कि राइट टाइम पे भी लगना होता है ना। आप देखिए, पोलियो के कतरे तो बच्चे को पैदाइश पे आप दे देते हैं, हॉस्पिटल में आपके कंट्रोल में। अब 10 हफ्ते पे अगर कोई आए ही ना तो बंदा क्या करे? तो इस वजह से हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ती है कि कतरे भी और इंजेक्शन भी। बहुत से लोग हैं जो 10 हफ्ते पे नहीं जाते, वो ईजी हो जाते हैं, वो कहते हैं 6 हफ्ते हो गए, हमने करा लिया था चेकअप, बच्चा ठीक है। लड़कों के केस में फिर भी बचाव इस मामले में हो जाता है, क्योंकि लड़कों की सर्कमसिजन भी होनी होती है, तो जब बच्चे का खतना होता है तो उसके बाद डॉक्टर पे आते हैं लोग फॉलो अप के लिए। बट व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है कि बच्चा 9 माह, इतनी माह तकलीफ से गुजर के बच्चे को दुनिया में लेके आती है, उसको अपनी कोख में हिफाजत से रखती है। जब हम इतनी एहतियात करते हैं, जब बच्चा माँ के कोख में होता है, तो जब दुनिया में आता है तो उससे ज़्यादा आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि अब माँ की कोख तो नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब ये स्केड्यूल कौन आपको देता है डॉक्टर साहब? ये भी तो होता है ना, हर बंदा नहीं याद रखता कि अब मैंने फिर 4 हफ्ते बाद आना है। फिर अगर माँ बाप दोनों वर्किंग हो, ख़वातीन तो चलो 3 माह के लिए फिर भी घर पे रुक जाती है, लेकिन फिर उनको भी नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, तो कैसे बंदा स्केड्यूल, और पढ़े लिखे भी नहीं होते सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये अब बड़ा आसान हो गया है जो टेक्नोलॉजी का है उसका भी इस्तेमाल अब कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक छोटा सा येलो कार्ड मिलता है और उसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि ये वाला टीका लग गया है और अगला टीका जो है वो फ़लाँ तारीख को आपने आके लगवाना है। ज़ाहिर है इस्तेमाल होता है कि बंदा भूल जाता है। अब आपको तो मालूम है, अब मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तो हर एक के पास है। इवन जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास भी है। ज़रा सा उनको हमें ये थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ में एक अलार्म लगा लें एक दिन पहले का कि जी अब 10 तारीख को मेरे बच्चे को 10 फरवरी को टीका लगना है, तो 9 फरवरी को अलार्म लग जाए, तो वो एक तरीके से याद दहानी तो हो सकती है। तो इसमें ज़रा समझने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर दें तो इसका मेरा ख्याल है कि ये मसला हमारा हल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकों की जब हम बात करते हैं तो क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि लोग तो आया है बच्चे को टीका ला देना, बुखार हो जाना है, उन्होंने हो जाना है, उन्होंने हो जाना है, बच्चे को हिफाजती टीके लगाए, उसको झटके आने शुरू हो गए, ये क्या कहानी? देखिए, ये जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन ये हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट, ज़रा सा बुखार हो जाना, टीके की जगह पे ज़रा सी सुर्खी हो जाना या ज़रा सी स्वेलिंग हो जाना, ये हो जाता है। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जो ज़रा सा बुखार है रहेगा, 2 दिन तक रहेगा, या जो टांग पे स्वेलिंग हो जाएगी 2 दिन 3 दिन रहेगी, वो ठीक हो जाएगी, सिंपल पैरासीटामोल के कतरों से ठीक हो जाएगी। लेकिन खुदा ना करे ये टीका ना लगे और इस टीका ना लगने की वजह से वो बीमारी हो जाए, तो ना सिर्फ बीमारी जानलेवा हो सकती है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे पेचीदगियाँ छोड़ सकती है। अब आपको मालूम है जैसे पोलियो है वो तो अपाहज तक कर सकती है, इसी तरीके से मौत हो जाती है, जी मौत हो सकती है। काली खांसी के साथ ऐसा बच्चे को 3 महीने तक खांसी रहती है, खुरनाक जिसको हम डिफ्थीरिया बोलते हैं, उससे मौत हो सकती है, उससे दिल मुतासर हो सकता है। 1 या 2 दिन के हल्के फुल्के बुखार से डर के हम इतनी जानलेवा बीमारियों का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब तक सफ़र चलता है हिफाजती टीकों का, किस एज तक? जो मोटे टीके हैं, जिसमें हमारा एटलीस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है।
जी देखिए क्योंकि ये 5 साल तक तो कतरे पिलाए जाते हैं पोलियो के। जी आपके हाँ। दरवाजे पे आए प्लीज़ व्यूअर्स, पिला लिया करें। दरवाजे तक, आपके गेट तक आते हैं लोग, सिर्फ आपने बच्चे को लेके जाना है। बच्चा सो रहा है तो आपने झूठ बोल दिया, ये चीज़ें ना करें प्लीज़। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 10 हफ्ते के बाद फिर उसके बाद 14 हफ्ते पे टीका लगता है, उसमें मोर और लेस यही टीके रिपीट होते हैं और इंजेक्शन पोलियो का भी लगता है। फिर उसके बाद जो अगला टीका है जिस पे अक्सर हमने देखा है, जो अक्सर माँ बाप मिस कर देते हैं, वो 9 महीने का टीका है। पहले तो 9 महीने पे सिर्फ खसरे का टीका लगता था, लेकिन अब हुकूमत खसरे के टीके के साथ यानी कि मीज़ल्स के साथ जर्मन मीज़ल्स का रुबेला का टीका भी लगा रही है। अब रुबेला जो है, कहने को ये एक आम सा छोटा सा एक इन्फेक्शन है जिसमें ज़रा से दाने निकलते हैं, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा देर पा हो सकते हैं, इसलिए वो बचाने का टीका भी 9 महीने पे लग रहा है। टाइफाइड बहुत कॉमन है हमारे सेटअप में। और टाइफाइड तो कहते हैं कि हर 2 साल के बाद उसका टीका लगवाना चाहिए। जी हाँ, और 9 महीने पे उसका पहला टीका लगता है, और वो 9 महीने पे जब आप अपने बच्चे को ले जाएंगे तो वो 2 साल तक टाइफाइड के जरासीमों से प्रोटेक्टेड रहेगा। ज़ाहिर है बाकी एहतियातें तो साथ करना पड़ेंगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो हमारे जो नेशनल हमारा गवर्नमेंट का स्केड्यूल है, उसमें 15 महीने पे टीका लगता है, 15 महीने पे एमआर का टीका लगता है, और फिर इंजेक्शन पोलियो का दोबारा लगाया जाता है। तो ये 15 महीने तक ये 7 विजिट्स बनते हैं, और इन 7 विजिट्स में 12 मोहलिक बीमारियां जो हैं उनसे बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब लगते तो, मेरे तो अभी नूर बानो 4 साल की, उसको भी इंजेक्शंस लग रहे हैं इम्यूनाइजेशन वगैरह के, तो वो किस चीज़ के होते जी हैं? वो जो ऊपर ऑप्शनल, वाले जी जो हाँ, हैं। वो एक लिहाज से वो ऑप्शनल होते हैं, वो बूस्टर डोजेज होती हैं। तो वो कुछ लोग लगवाना चाहें तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, बूस्टर्स का हमेशा फ़ायदा होता है। लेकिन इस वक्त हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम 15 महीने तक अगर बच्चे को कवर कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो एक्चुअली तो 15 महीने पे भी जो लगता है वो बूस्टर लगता है। गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखसूस माजी में शुरू किया था कि वो 4 साल पे डीपीटी का बूस्टर भी लगा रहे थे, लेकिन उसमें बदकिस्मती की बात ये है कि आवाम का उसके ऊपर रुझान 4 साल पे बच्चे को लाने का बहुत कम था। तो उसके ऊपर अब रिविज़िट हो रहा है कि उसको हम 4 साल की बजाय 18 महीने पे यानी कि 1.5 साल पे ले आएँ। तो 4 साल, 5 साल, और उसके बाद बूस्टर्स होते हैं जो लगवाए जा सकते हैं। कुछ और वैक्सीन्स भी हैं। अब देखिए जैसे ना सर्दियाँ आती हैं तो फ्लू शॉट छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ, जी हाँ, अब हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, लेकिन जो करते हैं वो तो जाके लगवा लें। जी बिल्कुल। ये ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं, जो अफोर्ड कर सकें तो लगवाना चाहें तो लगवा लें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ऑप्शनल पे जाने से पहले जो हुकूमत फ्री प्रोवाइड कर रही है बखुदा वो तो लगवा लीजिए, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है बूस्टर्स आई एम सॉरी और ऑप्शनल वैक्सीन जो हैं वो हमारे पास रास्ता मौजूद रहता है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी वैक्सीन्स हैं जो बड़े होने के बाद भी हमें लगानी चाहिए? जी देखिए, एक तो अगर बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी तो ज़रूर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसी तरीके से इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जिसका आपने ज़िक्र किया, ख़ास तौर पे वो एडल्ट्स जिनको पुरानी बीमारियां हैं जैसे शुगर का मर्ज़ है, या हार्ट डिज़ीज़ है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या उनको गुर्दों का आर्ज़ा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वगैरह है, तो उनको भी हर साल फ्लू की शॉट ज़रूर लगवानी चाहिए। उसके अलावा अब जैसे कोरोना की वैक्सीन है वो आई, वो लगवाई लोगों ने, और उसका बड़ा लोगों को फ़ायदा अब हुआ। उसका क्या सिस्टम है डॉक्टर साहब? क्या बच्चों को लगाया जाता है, क्या करते हैं अब हम? पाकिस्तान में तो अब इस वक्त नहीं लग रहा, बाहर के कुछ मुल्कों में ये लगा रहे हैं अभी कोरोना की वैक्सीन, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये एपिडेमिक बड़ा हद तक कंट्रोल हो गया है, और अगर होता भी है किसी को तो बहुत ज़ुकाम खांसी तक रह गया है, तो इसलिए अब इस एज अ रूटीन कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। ठीक है, बट आप लगवा सकते हैं अगर लगवाना चाहें। बात ये है कि व्यूअर्स, एक्चुअली डॉक्टर साहब मसला ये ना, हमारे जहन में जब हम इन्वेस्टमेंट सोचते हैं या बच्चों के लिए एसेट सोचते हैं तो हम चीज़ें सोचते हैं कि हम घर बनाएंगे, हमारा अपना मकान होगा, मकान बच्चों के नाम करेंगे, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। इवन तालीम की इन्वेस्टमेंट जो है, मैं तो कहूँगी कि उन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सेहत है। बच्चा बीमार है, चलने फिरने जोगा नहीं है, तो उसको स्कूल डाल के आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही है, जिसको हम कहते हैं ना जान है तो जहान है। अगर सेहत है तो बाकी मामलात जो हैं, इनकी नशोनुमा के मामलात, तरबियत के मामलात, तालीम के मामलात, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मामलात, वो सब हो सकते हैं, लेकिन सेहत तो एक बुनियादी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हिफाजती टीके रह जाए, ये भी तो होता है ना, अब जैसे कि माँ बाप अभी देख रहे हैं जो उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल 16 माह पे, 14 माह पे, 15 माह पे टीके लगवाने थे, वो स्किप हो गए, एग्जांपल दे रही हूँ। अब बच्चा जो है वो 4 साल का है,
क्या करें? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिनके मिस हो गए, जो अभी देख रहे हैं, जिनको एकदम से एहसास हो रहा है, क्या गवर्नमेंट के एंड से कोई ऑप्शन है, खुद करना पड़ेगा, फिर उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए ये एक बहुत मुगालता रहता है कि अच्छा अब तो रह गया है तो अब तो छोड़ दें इसको। अगर रह गया तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर बच्चे को हिफाजती टीकों के मरकज़ पे लेके जाएं और वो कैचअप वैक्सीन उनकी हो जाएगी। उसका पूरा एक अलग स्केड्यूल होता है, वो दे देते हैं। जो वो दे देते हैं और लगा देते हैं। अभी अक्टूबर से लेकर के नवंबर के एंड तक पंजाब गवर्नमेंट ने कैचअप इम्यूनाइजेशन की एक बहुत बड़ी कंपेन की है और इस कंपेन का मकसद ही ये था कि 5 साल के नीचे वो बच्चे जिनको किसी वजह से टीके रह गए उनको पूरे कर दिए जाएं। 5 मिलियन बच्चे पंजाब भर में टारगेट थे और हमें बताया गया कि इसमें खासी कामयाबी हुई है। तो ये कंपेन थी जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर कंपेन नहीं भी है, अगर रह गए हैं हिफाजती टीकों के मरकज़ में लेके जाएँ तो वो कैचअप वैक्सीनेशन उनकी कर देंगे। तो वो कर देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है व्यूअर्स। वरना बड़ी दफ़ा ऐसा होता है आप विंडो मिस कर दें तो वो कहते हैं जाएँ आप पैसे और दें। अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं फिर भी हिफाजती टीके ना लगाना बच्चों को, डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आती इस बात की। जी, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये बच्चे का हक है और इस हक से उसको महरूम करना, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ज़्यादती नहीं जुल्म है। तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं और उसको ज़रूर लगवा लीजिए। अब खसरा इतना फैल रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे लगवाए जा सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी गाइड कर दें हमें ज़रा। देखिए अब तो पाकिस्तान भर में और शहरों में, देहातों में मैंने जैसे कहा कि हिफाजती टीकों के मरकज़ मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल लेवल तक में हिफाजती टीकों के मरकज़ मौजूद हैं और लोगों को आगाही है इसकी। फिर उसके बाद बड़े शहरों में आप बात करें अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये भी तो होता है ना कि माएँ, अगर मियाँ जो है वो काम करता है या उस शहर में नहीं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड आते हैं, बच्चा पैदा हुआ, 2 4 6 दिन रुके और फिर चले गए। उन बेचारियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है ना, अकेले बच्चे को लेके किस तरह जाए? वैसे तो ये चूँकि बिल्कुल यूनियन कौंसिल लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूद हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं है इसके बहुत अंदर। दूर जाना ज़रूरी है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होती। हाँ, कुछ इलाके हैं पंजाब के, साउथ पंजाब में, जहाँ पे शायद कुछ डिफ़िकल्टी हो, लेकिन मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी में ऐसा मसला नहीं है। वो उनकी रसाई के अंदर है। मैं तो अक्सर ये बात भी कह देता हूँ, जब वो माएँ ऐसी बात कहती हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या आपने कभी शॉपिंग के लिए घर से बाहर गई हैं, तो वो फिर बता देती हैं। तो देखिए, अगर हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं तो बच्चों की सेहत के लिए भी तो कुछ 1 फरलांग 2 फरलांग सफ़र करना कोई इतना अच्छा, ये मसला भी नहीं है ना, होना चाहिए। सर्दियों में स्पेशली सर्दियों वाले बच्चों की अक्सर वैक्सीन रह जाती है क्योंकि कहते हैं सर्दी है, बच्चे को बाहर नहीं लेके जाना। जी हाँ, नहीं, लेकिन देखिए उसका फिर बाद में असर क्या होता है कि वही सर्दी के जरासीम जब बच्चे को हिट करते हैं और वैक्सीन ना लगने की वजह से बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त डेवलप नहीं हुई होती। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी व्यूअर्स, मैं बाहर भी रही हूँ। आपको पता है वेस्ट में लोग चाहे बर्फ़ पड़ भी रही हो बच्चों को प्रैम में डालते हैं और रनिंग के लिए निकल जाते हैं। उन बच्चों को सर्दी नहीं लगती। व्यूअर्स, बच्चों को आप किस तरह प्रोटेक्ट करके निकलते हैं ये मैटर करता है कि सर ढका हुआ है, छाती ढकी हुई है, पैर ढके हुए हैं, हाथ रैप्ड है, छाती पे आपने कुछ गर्म बनियान पहनाई हुई है। बात यह है कि अगर हम लोग निकलते तो बच्चों को भी आपने सर्दी की आदत तो डालनी है, लेकिन तरीके से। तो जो लोग कहते हैं ना सर्दी बहुत है, बच्चे को बाहर नहीं लेके जाना। अच्छा, माँ जा रही है बाहर बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए, दूसरी चीज़ें करने के लिए, लेकिन इस मामले में सर्दी की बात आ जाती है, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल करना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी सीधी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये प्रायोरिटी वो है जो फौरी तौर पे भी अपना असर दिखाती है और लॉन्ग टर्म पे भी असर दिखाती है। अब ये अभी आपको पता है कि ये एक सर्वे पूरा नेशनल लेवल पे, ख़ासतौर पे पंजाब पे सर्वे हुआ, मिक्स सर्वे उसको कहते हैं, और उसमें ये बात सामने आई कि हमारी जो शरह अमवात है नौज़ायदा बच्चों की और 1 साल से नीचे बच्चों की और 5 साल से नीचे बच्चों की, उसमें खातर खा बेहतरी हुई है। ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत प्रोग्रेस हुई है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हिफाजती टीके के जो प्रोग्राम है वो है। तो इसमें कोई थोड़ा बहुत अभी जो कमी कोताही है वो हमें चाहिए मिल के इसको हल करें और ये गैप को हम पूरा कर सकते हैं। एंड में हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जान है तो जहान है। बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बच्चे के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे मुल्क और नेशन के लिए बहुत मुफीद मावन साबित होगी। इस पे तवज्जो दीजिए। बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध दें, हिफाजती टीके शुरू कराएं, 6 महीने की उम्र में उसको ठोस ग़िज़ा शुरू करें। तो इससे आप एक सेहतमंद माशरे में उसकी डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज हमने
एक बड़ी बेसिक चीज़ की बात की जो अरसे से चलती आ रही है और अब लोगों ने ये बात करनी छोड़ दी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती है। आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में जहाँ पे पूरी दुनिया में कंप्लीट इम्यूनाइजेशंस की जा रही हैं और उसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको उस लेवल के फ्री हिफाजती टीके लगाए जाते हैं जो दुनिया भर में नहीं लगाए जाते, हम फिर भी अपने बच्चों को ना प्रोटेक्ट करें तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। प्लीज़ अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं, पोलियो के कतरे पिलाएं, ये उनका बुनियादी हक है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के ये उनका राइट है, उनके हकूक़ प्लीज़ पूरे करें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंगिंग की और कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला होगा। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर वकास अली खान हैं। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और हमारे साथ हैं सायरा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ना सायरा के ऊपर जब रिसर्च कर रही थी तो सायरा से तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली, लेकिन जब मैंने एक्चुअली रिसर्च की तो मैं हैरान हो गई कि इस बच्ची ने माशाल्लाह के सारिया इट्स ओके। लिखा सायरा हुआ है। अच्छा, सारिया। मोस्टली लोग सारिया का मतलब क्या है बेटे? चश्मा, पानी का चश्मा। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। Yeah. सारिया। अट्रैक्टिव थिंग। या माय अपॉलॉजी। Yeah, सारिया no ज़फ़र हमारे साथ। अब सारिया के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इनको गज़ल, क्लासिकल और फोक कैटेगरीज तीनों के अंदर अवार्ड्स मिल चुके हैं माशाल्लाह से। उसके अलावा इन्होंने 9 साल की उम्र पे अपना जर्नी स्टार्ट की पीटीवी से ही, राइट? जी। और आंगन टेढ़े में आपने परफॉर्म भी किया, जहां आपने हदीका कियानी और खलील अहमद के साथ परफॉर्मेंसेस की। सो द पॉइंट इज़ माशाल्लाह 18 साल के बाद कम बैक कर रही हैं पाकिस्तान में। आपकी स्टोरी भी मैंने सुननी है ज़रूर। लेकिन किचन में भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि किचन में भी एक हमारी प्यारी सी सहेली पड़ी है राहों में, तो हम उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। हाँ जी मैडम, क्या सीन है? जी जुगन, अभी हमारा जो पीटा ब्रेड एग पिज़्ज़ाज़ हैं वो रेडी हो गए हैं, ऑन साइड केचप के साथ सर्व किया है। बड़ी वैसे आप वेस्ट से इंस्पायर्ड है, और आज 2 लोग जो हमारे साथ बैठे वो भी बड़े वेस्ट से इंस्पायर्ड थे। बस मैंने कहा थोड़ा, देखिए रिवायती देसी नाश्ते से मैंने कहा थोड़ा चेंज होना चाहिए, वेरिएशन आनी चाहिए। डन हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, अब ना मैं चाहूँगी आप भी इनकी स्टोरी दोनों बच्चों की गौर से सुने, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग, खैर इंटरेस्टिंग तो है लेकिन कुछ अफसोसनाक भी है। दोनों बाहर गए, राइट? आप दोनों ने एक अरसा बाहर गुजारा पाकिस्तान से। दोनों मुख्तलिफ रीजंस के लिए बाहर गए, लेकिन वो बाहर जाना आपके करियर के लिए इतना कोई पॉजिटिव नहीं रहा। जबकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये एक सोच है कि यार जो भी काम पाकिस्तान में कर रहे हो ना, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, करोड़ चांद लग जाएंगे। ये नहीं रियलाइज़ करते कि वहाँ पे ज़बान फ़र्क है, ज़िंदगी फ़र्क है, लाइफस्टाइल्स फ़र्क हैं, और बड़ी दफ़ा आपको ऊट पटांग बातें कह के भी बाहर ले जाया जाता है। आपकी तो खैर आई थिंक सारिया फैमिली की इमिग्रेशन हुई थी, राइट? बिल्कुल। आपकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। वकास, आपकी स्टोरी बड़ी दर्दनाक है, उसकी तरफ अभी हम आएंगे एक लम्हे में। जी। तो आपने जिस तरह मेंशन किया, मैंने 9 साल की उम्र से शुरू किया पीटीवी पे, यहाँ पे आंगन तारे प्रोग्राम में हदीका कियानी और खलील अहमद के साथ के साथ, और 3 इयर्स वो प्रोग्राम किया। काफ़ी सपोर्ट किया सब ने। वहाँ से फिर मैंने म्यूज़िक रूम किया नदीम सलामत साहब के साथ और फरहाना मकसूद के साथ। उसके बाद फिर मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 3 कैटेगरीज़ में अवार्ड्स विन किए माशाल्लाह। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में से पढ़ा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उधर भी परफॉर्मेंसेस जी, उधर उनके थ्रू जाती रही। फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उनकी तरफ से मैंने काफ़ी विन किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रहा। सब ने ही बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की थी, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे यहाँ तक पहुँचने में, बहुत साथ दिया। लेकिन वही बात है, दाना पानी जहाँ अल्लाह ने लिखा हो। 18 साल का गैप आ गया फिर। जी जी। ये क्या था? मैं बाहर चली गई, कनाडा मूव हो गई। ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स चाहते हैं कोई बेटर एजुकेशन, और सब जिस तरह पाकिस्तान इमिग्रेशन हुई, आप लोग चले गए। इमिग्रेशन मेरे फादर को मिली,
तो उस वक्त मैं उनके साथ हम सब उधर चले गए। तो मुझे लगा कि वहाँ जाके शायद क्योंकि जितना टैलेंट है मुझे वहाँ पे लोग सपोर्ट करेंगे, अब मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे ये बहुत एक डिसहार्ट में हुई कि वहाँ पे मतलब मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें मुझे ज़रा सी भी सपोर्ट मिली हो। तो अब मेरी फैमिली है और मैं चाहती हूँ कि मैं इन टच भी रहूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से ओवरसीज़ भी जो हैं वो आपसे कनेक्ट रहें, कि अगर वो फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं कर सकते या कुछ ऐसा उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि उनके लिए ये आसानी हो। कि अब वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं मेलोडी और गज़ल गाती हूँ और वो टेस्ट रखने वाली भी जो है लोग बहुत फ़ीसद कम हैं उनकी नहीं जान, परसेंटेज। एक्चुअली आई बेग टू डिफर हैं, लेकिन जी। उन तक आपकी रसाई नहीं और उनकी आपकी तरफ नहीं है Exactly, आप एक्सेस। ये और कह उसका सकती हैं, प्रॉब्लम जी। यही आता है ना जान, यहाँ जी। पे इस्टेब्लिश होके जब बंदा निकलता है, जी जी एक नोन आर्टिस्ट होता है, तो वहाँ पे फिर आपने देखा ही है किस किस्म के मजमे लगे होते हैं और कितनी एक्साइटमेंट होती है। जी। आतिफ असलम जाए, अली ज़फ़र जाए, ये लोग जाते हैं तो एक क्रेज़ी किस्म की फ़ैन आयमा बेग हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब यहाँ पे बैठे होते हैं तो हमें लोग बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। राइट। आपकी कहानी की तरफ Yes, आते हैं yes, बेटा, yes, yes. बताइए आपकी कहानी, क्योंकि इनकी कहानी से समझ आएगी कि मैं एक्चुअली पॉइंट आउट क्या करना चाह रही हूँ। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एक बचपन में सपना था कि कभी हम जाएंगे पीटीवी पे, और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और मेरी स्टोरी बड़ी सीधी सी है। यहाँ पे मैं काम करता था, बड़ा हैप्पी था अपने मुल्क में अपनी फैमिली के साथ, सिंगिंग कर रहे थे, सिंगिंग साथ कर रहा साथ। था और अपने फ्यूचर की तलाश में था। और कुछ अर्सा पहले मैं जब यहाँ से मूव हुआ था तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा वाश किया कि उन्होंने बातों बातों में मुझे ना यूरोप पहुँचा दिया कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं और वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाती है। तो इस तरह फिर मैं जो है वो डिसीजन ले लिया कि चलो निकलते हैं इनलीगल। अच्छा, तो उन्होंने जो उस बात वक्त आपको नहीं एहसास था कि ये इलीगल काम है? हाँ। आपको तो जिस किस्म के लारे लगाए, क्योंकि इनकी पूरी हमने जब स्टोरी रिसर्च की व्यूअर्स, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट चैनल पे किसी को बिठाएंगे तो सोच समझ के, तो जब इनकी हमने पूरी स्टोरी पे रिसर्च की तो बेसिकली इनको किसी ने ये नहीं बताया कि ये हम पंगा या जुगाड़ लगा के तुम्हें लेके जा रहे हैं। इनको कहा कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी जिम्मेदारी, राइट? यस यस और तुम मतलब पाउंड्स में, डॉलर्स में, यूरोज में कमाओगे। Yes. और फिर क्या हुआ? वो सबज बाग दिखाए उन्होंने, तो मैं उनकी बातों में आ गया कि ये मतलब ठीक है, ये लीगल लेके जा रहे हैं। उन्होंने पासपोर्ट मुझसे मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, और वो फिर और पता किसी नहीं भी था यंग कि बच्चे को, आपकी एज क्या होगी उस वक्त? मेरी उस वक्त 23। 23। अब 23 साल के बच्चे को क्या पता है कि वीज़ा का क्या प्रोसेस है? मतलब अगर पासपोर्ट ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, साथ में आपसे पैसे भी ले रहे हैं काम करने के, बिल्कुल, yes. तो ऑब्वियसली कोई ऑथेंटिक चीज़ कर रहे होंगे। इसी तरह कितने लोगों की इमिग्रेशन, कनेडियन लोगों ने वादे किए कि हम आपको कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन दिला देंगे, पैसे लेके गायब हो गए। लेकिन आप वहाँ पहुँच गए जी, और बड़ी मेहनत पहुंचने की। के बाद रास्ते में बड़ी मेहनत की हमने, बहुत मुश्किलातें उनका सामना करना पड़ा। तो और एहसास होना शुरू हुआ कि ये एहसास तो हुआ कुछ कि उल्टा ये काम हमने हुआ है। बहुत गलत काम किया है, कदम बहुत गलत उठा लिया है। लेकिन अब क्या करते, वहाँ पे मजबूरी थी, किसी न किसी मंजिल पे पहुँचना था। तो वो फिर हम जो है वो कहते हैं पंजाबी में डंडे सोटे खाते, तो भूखे प्यासे जंगलों में ऐसे, कपड़े ख़राब, बदन से बदबू और बड़ा बुरा हाल। तो पहुँच गए फिर अपने माँ बाप की दुआओं के सदके। तो वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती। किधर थे आप? इटली में। इटली। यस, तो वहाँ पे जाके फिर हमने लैंग्वेज सीखी। वहाँ पे फिर कैंप होते हैं, वहाँ पे रहे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डॉक्यूमेंट बने, फिर लैंग्वेज सीखी, काम मिला। तो साथ साथ मैं वहाँ पे सिंगिंग भी कर रहा था, उसका मुझे शौक़ था। तो बट इटली में किस तरह एक बंदा जो उर्दू में, पंजाबी में गाता है, वहाँ पे फिर किस तरह अपनी जगह वहाँ बनाई? पे मुझे शौक़ था, और फिर वहाँ पे मैंने स्टूडियो तलाश किए, अपनी फील्ड के लोग तलाश किए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे 4-5 साल हो गए थे, मैं पाकिस्तान से मूव हो गया था। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टूडियो वालों के साथ रब्ता किया। तो फिर मैंने एक गाना किया वहाँ पे। उस वक्त मेरी फीलिंग वो थी परदेसी
की फीलिंग थी वो मैंने एक गाना किया था, यादां वतन दियां मुड़ मुड़ के आउंदियां ने। तो फिर शौक़ था, तो साथ साथ लगा रहा, मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा, तो बड़ा टफ़ था। लेकिन वो मैंने डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन मैंने गलत किया है। अभी जो आजकल जो लोग कहते हैं ना कि हमने भी जाना है, ये एजेंट उनको बातों बातों में सब्ज़ बाग दिखाते हैं, तो सरासर वो झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वहाँ पे जाके एहसास होता है कि और व्यूअर्स, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चा बच गया, वरना होता ये है कि बड़ी दफ़ा लोग अरेस्ट हो जाते हैं, राइट, गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बड़े बहुत से इस मुल्क में माँ बाप है इस वक्त जो इस इंतज़ार में है कि कहीं हमें कोई खबर आएगी कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कहाँ है। और ये पहले सिर्फ लड़कों के साथ होता था, अब लड़कियों के साथ भी इन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ज़्यादा इस चीज़ पे नज़र रखी जाती थी कि मर्द है तो ज़्यादा स्क्रूटनी करें, लड़कियों का क्योंकि कदर आसान होता था, तो अब लड़कियों को भी इस तरह करना शुरू कर दिया। तो व्यूअर्स, एक तो कहीं भी जाने का करें प्लान तो ऑथेंटिकली करें, पूरे अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। और अगर बात की समझ नहीं आ रही, अभी हमारे एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट है, मैंने आपको नाम भी उनका बताया था, बट ऑब्वियसली ऑनर करने वाली बात है, उनको भी इसी किस्म की ऑफ़र आई कि आप चले, हम आपको लेके जाएंगे। वो तो शुक्र है कि उनके अब्बा ने थोड़ी सी तशखीस की तो पता चला ये तो बिल्कुल ही इलीगल मामले में उसको लेके जा रहे थे, और वो जाके वहाँ पे खुदा न खास्ता पकड़ा जाता, अरेस्ट हो जाता, क्या होता, तो कौन जिम्मेदारी लेता? फिर तो दो मुल्कों के बीच में स्यापा पड़ जाता ना, और लीगल सिस्टम्स भी फ़र्क हैं बिल्कुल। सो व्यूअर्स, अपना मुल्क है, और अगर यहाँ से जाना है तो प्रॉपर तैयारी और सेंसिबल तरीके से निकलना है। अब ये दोनों सिंगर जो पाकिस्तान में हैं, इनका क्या प्रोग्राम है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं सारिया ज़फ़र और वक्कास अली खान। दोनों की हमने स्टोरी सुनी, लेकिन सारिया आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, अगर कुछ गुनगुना के सुनाओ तो। श्योर जी। जी, काश अगर माइक दे दें। मैं आपको तुफैल न्याज़ी साहब का सुनाऊंगी, साडा चिड़ियां दा चंबा। बिल्कुल जी। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, असां उड़े जाना, असां उड़े जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। बैठी जंजे बूहा मलके, होड़ा में पर देसड़ पलके, कर दिया कुंजियां सामल मां नी, तू कर दिया कुंजियां सामल मां, असां उड़े जाना, असां उड़े जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, असां उड़े जाना, असां उड़े जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस, फ्यूचर प्लान्स अब यहाँ से कहाँ? ऑब्वियसली मेरी फैमिली वहीं पे सेटल्ड है, फैमिली मेरी वहीं पे जी, माइक उनको देते हैं। हाँ जी, आप बताइए। हाँ। फैमिली मेरी कनाडा में ही सेटल्ड है, मेरे बच्चे और माशाल्लाह सब वहीं पे, तो रहना मेरा उधर होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा इन टच होना चाह रही हूँ इंडस्ट्री से, और मुझे है कि लोग मुझे सपोर्ट करें मेरे टैलेंट को। मैं ट्रैवल करूँगी, मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर देते हैं कोई लोग, तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं इसमें दोबारा से इन हूँ और एक रिस्पेक्टेबल वे में
सपोर्ट मुझे मिले, क्योंकि पीटीवी को मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट कि शुरू से अब तक पीटीवी का जितना अरसा मैंने यहाँ काम किया बहुत सपोर्ट रही, बड़े इज्जत से, बड़े बहुत इज्जत से। और एक ये कि बच्चियों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, उनके टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है that's यहाँ the पे। reason I've been here for 18 years, for जी। 16 years on and off मैं पीटीवी पे रही हूँ, जी। 3 साल बीच में नहीं थी, बट जी। बेसिकली यहीं पे मैं रही। सेम रीज़न, जी। क्योंकि मुझे जब कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर, मैं कहती हूँ प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है जी। ड्रामे के हद तक, दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन पीटीवी पे मिलती है बिल्कुल, एज अ एग्जैक्टली। वुमन एंड एज अ मैन, जी। वो आपको कहीं नहीं मिलती। आपको रेलू जी। कट्टे की तरह नहीं चलाया जाता। प्राइवेट सेक्टर में मैं देखती हूँ लोग शोज़ वगैरह करते हैं, जी। सिंगर आता है चला जाता है, ना उससे कोई बात करता है, ना उनको कोई मुंह लगाता है, लिटरली ऐसे होता है कि जैसे फिलर के तौर पे रखा हुआ है। जी। तो भाई वो भी अपना टैलेंट लेके आ रहे हैं, उनको भी अप्रिसिएट करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू Best सो of luck. मच। आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है कि मैं अभी नए गाने मेरे रिकॉर्डिंग चल रही हैं, और स्ट्रगल भी काफ़ी कर ली है। अब यहीं पे हो? अब नहीं, अभी मैं कुछ अर्सा यहाँ पे हूँ और वहाँ पे भी जाना है, आते जाते रहो आते जाते रहे। लेकिन अब मेरा फ्यूचर ये है कि मैं सिंगिंग में आगे। इंशाल्लाह। बेस्ट क्योंकि ऑफ अब- लक। थैंक यू सो और मच। आप जो सॉन्ग सुनाने वाले हो, आपने उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जी, बताना मैं है? एक गाना हमने किया था, मेरे उस्ताद जोजी अली खान साहब हैं, और उन्होंने लिखा था गाना, उन्होंने कंपोज़ किया था, म्यूज़िक भी उन्होंने दिया था, और उनका ये बहुत बड़ा मुझ पे ये एहसान है कि उन्होंने मुझसे ये गाना गवाया था, और वो गाना मैं आपकी नज़र करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अल्लाह आप लोगों को करोड़ कामयाबियों से नवाजे। जो मुश्किल टाइम से गुजरे हो वो गुजर गए, अब अल्लाह करे कि अच्छे वक्त ही आपके लिए Thank you so सामने हो। much. आमीन। आमीन, thank यहाँ you पे very शो much. क्लोज करेंगे।